हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल। यानी कि जब भी आपने इन एग्जाम्स की तैयारी शुरू करी होगी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, जो कोई भी दे रहे हैं, या फिर जब भी आपने ये सोचा होगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है या मुझे कॉलेज प्रिपेयर करना है, कॉलेज जाना है, तो क्या किसी ने बोला था कि बड़ा आसान है? किसी ने भी नहीं बोला था ना। तो आपको ये पता था कि मुश्किल होने वाला है, लेकिन आपको साथ में ये भी पता है कि मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि आपके मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से डिसाइड कर लिया है कि आपको हो बड़ा मुश्किल है, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरे लिए तो है ही नहीं, बना ही हुआ, तो मतलब आप हारने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुश्किल है लेकिन मैं कर सकता हूँ, खुद के ऊपर अगर इतना विश्वास है, तो आप जरूर इसको पार कर जाएंगे। आज नहीं तो कल जीत आपकी ही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है। उसकी आज़ादी के लिए जब वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था, भारत के अलग होने के बाद में हिंदुस्तान जब टुकड़ों में बटा था, तब जो टुकड़ा वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान इस तरीके से कहा गया था, उनमें से एक टुकड़े को हमने आज़ादी दिलाने में मदद किया कि उसको पाकिस्तान के कब्जे से हटा के, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटीज में भी शिया और सुन्नी कम्युनिटीज होती हैं, तो उसके अलावा जो बंगाली मुस्लिम्स थे उनके अगेंस्ट में कुछ भेदभाव होता था, कुछ वहां पे परेशान किया जाता था, उनको जुल्म होते थे। तो उस सब को खत्म करने के लिए बांग्लादेश को आजाद कराने में हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा हाथ दिया। उसका बहुत बड़ा हाथ था, सहयोग रहा। अब आजादी के इतने सालों बाद बांग्लादेश की स्थिति ऐसी बन गई है कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शुरुआत स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम से हुई थी, बीच में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज कूद गई, बहुत सारे एक्सटर्नल पॉलिटिशियंस का, एक्सटर्नल कंट्रीज का, एक्सटर्नल फोर्सेस का हाथ इसमें हो गया। तो अब वहां की स्थिति कैसी है, उसके ऊपर ये पैसेज है, क्या हुआ है उन घटनाक्रमों को बता रहा है। The first appeal to public from Muhammad Yunus, Nobel laureate and the head of Bangladesh interim government, बोल रहे हैं जो पहली अपील, पहली गुहार मोहम्मद यूनुस ने लगाई अपने देश की आवाम के लिए, देश की जनता के लिए। और मोहम्मद यूनुस कौन है? नोबेल लोरेट है, नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है। और इस वक्त की जो करंट इंटरिम इंटरिम मतलब होता है अस्थायी, टेम्पररी गवर्नमेंट जो इस वक्त बनी है बांग्लादेश में, उसके हेड हैं। आफ्टर ही लैंडेड इन ढाका फ्रॉम पेरिस ऑन थर्सडे, वो कहाँ थे? वो पेरिस गए हुए थे और वो पेरिस से थर्सडे को ढाका में लैंड किए। तो लैंड करते ही जो पहली उनने गुहार लगाई अपने देश के वासियों से, वो था वॉज टू सेव द कंट्री फ्रॉम केयर्स एंड वायलेंस। उन्होंने बोला, ये गुहार लगाई कि अव्यवस्था और जो तनाव है, वायलेंस है, इसको रोका जाए। द ऑक्टोजेनरेनियन पायनियर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज टेकिंग चार्ज ऑफ द कंट्री एट वन ऑफ इट्स मोस्ट टमल्टियस फेजेस, बोल रहे हैं। ये जो ऑक्टोजेनरेनियन मतलब 80 वर्षीय, पायनियर मतलब बहुत ही इनोवेटिव, जो ये माइक्रो फाइनेंस के जानकार हैं, इन्होंने देश का चार्ज एक ऐसे समय में लिया है जब देश पूरा ही उथल पुथल की स्थिति में पहुंच चुका है, तब उनने लिया है। Days after former Prime Minister and Awami League leader Sheikh Hasina resigned and left amid violent mass protests, the nation of 170 million people remains on edge as violence refuses to recede. बोल रहे हैं कि जब कुछ दिन पहले क्या हुआ, फॉर्मर जो पहले की इनकी प्राइम मिनिस्टर थी और अवामी लीग की लीडर शेख हसीना थी, उनने रिजाइन करा और वायलेंस के बीच में जो घटनाएं हो रही थी, तोड़फोड़ की, वायलेंस की, मारकाट की, उसके बीच में वो चले गए देश छोड़ के प्रोटेस्ट के बीच में। तो 170 मिलियन लोगों की आबादी वाला ये जो देश था, ये एकदम एज पे, एकदम कगार पे आ गया था। किसके? वायलेंस रिफ्यूजेस टू रिसीड, ये एकदम उखौने पर आ गया था, कगार पे आ गया था, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस कम होने का नाम नहीं ले रहा था,
ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स आर मिसिंग एंड द स्टेट ब्यूरोक्रेसी हैज बिकम नॉन फंक्शनल इन द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट। अब जाहिर सी बात है, ऊपर से कोई ऑर्डर देने वाला, संचालित करने वाला है नहीं, ठीक है। तो लॉ एनफोर्समेंट की तो बिल्कुल गायब ही हो चुका है, लॉ एनफोर्समेंट तो रहा नहीं वहां पे कुछ भी। और जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है, आप बोलेंगे जो अफसरशाही है, वो क्या कर रही है, तो वो भी क्योंकि कोई सरकार नहीं है तो उसकी एवज में वो भी नॉन फंक्शनल हो चुकी है, वो भी कार्य नहीं कर पा रही है, प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। अब होगा क्या, कुछ इक्का दुक्का लोग होंगे जो काम करना चाह रहे होंगे, पर उनको भी करने नहीं दिया जा रहा होगा, राइट। एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस हैव यूज्ड द chaos टू टारगेट हिंदूज। अब यहीं पे जो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी लोग होते हैं, तो इस हर समाज में होते हैं, किसी एक समाज की बात, एक कम्युनिटी की बात नहीं है, हर जगह होते हैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी की, हम बात कर रहे हैं फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन आज के डेट में भी कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे। हम जब बात करते हैं कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, आज की डेट में भी आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो जाति के आधार पर लोगों से नफरत करते हैं, जो लोगों को ऊंचा नीचा समझते हैं जाति के आधार पर। वरना एक स्वर्णिम वर्ग के व्यक्ति का भरी संसद में ये पूछना कि जिसके जात का पता नहीं, वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं कास्ट सेंसस की, ये बहुत ही अपने आप में गलत स्टेटमेंट है, बट स्टिल दी है। तो और आप खुद सोचो कि उन लोगों की मानसिकता क्या है कि अभी तो रिजर्वेशन के बेसिस पे कुछ लोगों को हक मिल रहा है, अगर वो भी ना हो तो फिर इन लोगों के अधिकार कहाँ जाएंगे, ठीक है। और ये हम बात करें जब हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबल, पूरे दुनिया भर में हमारा दबदबा की बात करें, उस टाइम पे ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आए हैं। तो एक्सट्रीमिज्म हर तरफ होता है, और किसी भी धर्म में किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म जो है वो गलत होता है। इसमें किसी एक मुस्लिम, किसी एक क्रिश्चियन, किसी एक सिख, किसी एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा, ये किसी भी तरीके का हो गलत ही होता है, और अपने जो ऑपोजिट माइनॉरिटी होगी उसके लिए नुकसानदायक ही होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस ने अब इस केओस का फायदा उठाया, तो अब वो टारगेट कर रहे हैं हिंदूज को, अहमदियाज को, माइनॉरिटी सेक्ट इन इस्लाम। अहमदियाज कौन है, इस्लाम नहीं, अलग जैसे हिंदू धर्म है उसमें भी अलग अलग वर्ण वगैरह में क्लासिफाई किया गया है, वैसे इस्लाम में भी फर्दर क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन हुआ है, उसमें एक अहमदियाज है, उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। एंड द अवामी लीग फंक्शनरीज, और उन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, उन लोगों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है जो अवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, The houses and shops of minorities were looted in several districts. बोल रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार कई सारे घर, कई सारे शॉप्स जो माइनॉरिटीज की थी वो लूट ली गई, वहां पे लूटपाट की गई कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। Offices of Awami League were vandalized and dozens of party functionaries and supporters were killed. बोल रहे हैं यहाँ पे जो अवामी लीग पार्टी के जो ऑफिसेस थे उनको तोड़फोड़ कर दी गई, वैंडलाइज कर दिया गया, नहीं तोड़फोड़ कर दी गई, और कई दर्जन पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, सपोर्टर्स हो गए, उनको मार दिया गया। Mr. Yunus, who was sworn in on Thursday, August 8, 2024, condemned the violence and appealed for calm. जो मिस्टर यूनस हैं, जिन्होंने अब सत्ता संभाली है, जिन्होंने शपथ ग्रहण करी है थर्सडे को 8 अगस्त 2024 को, जिन्होंने इसकी वहां पे इस वक्त की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको चलाने का जिनका अभी जिम्मा आया है, तो उन्होंने इस वायलेंस की कड़े शब्दों में निंदा करी है, कंडेम किया है, यानी कि निंदा करी है, और गुहार लगाई है कि शांति बनाए रखें। As the banker begins his role as an administrator, ये क्योंकि पुराने टाइम में बैंकर थे, तो बोल रहे हैं कि अब ये जो बैंकर हैं अब ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन का रोल संभालने लगे हैं। His challenge would be to bring Bangladesh back from brink and restore the rule of law. तो इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो बांग्लादेश एकदम कोने पर पहुंच गया है, तबाही के कगार पे खड़ा है, उसको वापस लेकर आया जाए और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए, ठीक है। By appointing Mr. Yunus, someone who is acceptable to the student protesters and the political opposition, the military and Bangladesh President Mohammad Shahabuddin have shown
साइंस ऑफ रिकंसिलेशन। बोल रहे हैं मिस्टर यूनुस को अपॉइंट करके, जिनको कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स भी मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये हमारे हक की बात करने वाला लीडर है, और पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी मानते हैं कि ये बंदा जो है ना ये गलत बात नहीं करेगा, ऐसा शायद उनके अंदर कुछ विचार होगा कि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मिलिट्री और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच में ऐसा लग रहा है कि मसला थोड़ा ठंडा हो गया है, जो उनके बीच में मतभेद था वो अब रिकंसाइल हो गया, यानी कि सुलह हो गई है उनके बीच में। At a time when there is much hostility among political parties, an interim government headed by a technocrat is a pragmatic first step. बोल रहे एक ऐसे समय में जब बहुत बड़ी हॉस्टैलिटी मतलब शत्रुता, तो बहुत ज्यादा शत्रुता पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, उस समय में एक इंटरिम सरकार जिसको कि एक टेक्नोक्रेट द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये प्रैग्मेटिक फर्स्ट स्टेप है। प्रैग्मेटिक मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल पहला कदम है, यानी कि ये बहुत सही कदम है, उनका सही सोच है, ठीक है। बट मिस्टर यूनुस डज नॉट हैव द पॉलिटिकल मशीनरी टू बैक हिम अप, लेकिन उनके पास में ऐसे पॉलिटिकल मशीनरी नहीं है। अब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो अकेले थोड़ी काम करते हैं, उनके पास में रेलवे मिनिस्टर अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर अलग है, आईटी मिनिस्टर अलग है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अलग है। तो मतलब हर एक चीज के लिए उनने एक दायरा दे रखा है ना, किसी को पदभार संभाल रखा है। हर जगह पे प्रधानमंत्री खुद तो जाकर नहीं बोल सारे फैसले लेते नहीं ना, उन्हें किसी को जिम्मेदारी दे रखी है, आगे काम को सब डिवाइड किया है। तो यहाँ पे मिस्टर यूनुस के पास में इस वक्त ऐसी मशीनरी नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सत्ता में नहीं है, वहां पे इस वक्त के लिए टेम्पररी गवर्नमेंट है, राइट। तो अभी 8 को स्वॉन इन करे एकदम से, कैसे, उनको पहले थोड़ी पता था कि हम यहाँ पे भी तख्ता पलट होने वाला है, हमारी सरकार आ जाएगी, तो हम प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं कि तुम ये संभालना, तुम ये संभालना, तुम ये संभालना। कोई भी जब मिनिस्ट्री आती है पावर में, तो उसको चीजें समझने में भी टाइम लगता है, इसीलिए जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीजों को हैंड ओवर जब हस्तांतरण होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जब जाता है, तो उनका काम बहुत अहम होता है कि जो नए स्वॉन्ड इन मिनिस्टर्स आए उनको अच्छे से चीजें समझा सके, उनको डेटा वगैरह दे सके सही, ठीक है, जिसके तहत वो आगे फर्दर फैसले ले सके। तो बोल रहे हैं यहाँ पे उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके, एंड विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द मेन स्ट्रीम पार्टीज और द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। तो अब उनको जो मेन स्ट्रीम मुख्य पार्टीज हैं उनके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, या फिर साथ ही साथ उनको जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था उसके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, ठीक है। He also faces 3 critical medium term challenges. उनके सामने और 3 बड़े मीडियम टर्म के चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जो मिड टर्म उनके चैलेंजेस हैं वो भी हैं। फर्स्ट, he has to make sure that the military stays in the barracks. सबसे पहला तो उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो मिलिट्री है वो अपने बंकरों में रहे, यानी कि मिलिट्री जो है वो इस तख्ता पलट में ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, वो अपने जो मिलिट्री का काम है देश की सुरक्षा को बरकरार रखना, वो उस काम में लगी रहे। वो बीच में आके ये ना करे कि फिर से एक और टेक ओवर करने की कोशिश करे और खुद शासन करने की कोशिश करे, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, तो ऐसा ना करने का प्रयास करे। तो सबसे पहले तो उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। दूसरा, the military has an infamous past and it took years of mass movement led by Miss Hasina and Khalida Zia, the BNP leader, to bring the dictatorship to an end in 1990. बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका बहुत ही इनफेमस मतलब गलत तरीके का फेमस जो है, नेगेटिवली फेमस या स्कैंडलस जो पास्ट रहा है मिलिट्री का, जिससे निजात पाने के लिए बहुत सालों का, कई सालों का मूवमेंट चला, कई सालों तक का मूवमेंट चला, जिसको कि लीड किसने किया, मिसेस हसीना और खालिदा जिया, जो कि बीएनपी की लीडर है, उन्होंने किया। टू ब्रिंग, ताकि डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही को खत्म किया जा सके, और जिसका अंत कब हुआ, 1990 में जाकर। दूसरा उनके पास चैलेंज क्या है, सेकेंड, मिस्टर यूनुस हैज टू बिल्ड एटलीस्ट टेम्पररी पीस इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स। क्या करना पड़ेगा उनको, जब तक ये अस्थायी तौर पे सरकार चल रही है, एटलीस्ट तब तक तो उनको यहाँ पे वहां की पॉलिटिक्स में शांति बहाली करनी पड़ेगी। मिसेस हसीना's fall has empowered the जमात एंड द बीएनपी। जैसे ही मिसेस हसीना के सत्ता में गिरावट आई, तो उससे जमात और बीएनपी के अंदर एक क्या आ गई, वो पावर में आ गए, वो सत्ता में आ गए, उनके पास में ज्यादा पावर आ गई, ठीक है।
Jamaat, a majoritarian Islamist group, has had a particularly bloody past. अब वहीं जमात क्या है? बीएनपी तो हमें समझ में आ गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जमात क्या है? जमात एक इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसमें मेजोरिटी इस्लामिस्ट है, ऐसा ग्रुप है, बहुसंख्यक इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसका की इतिहास काफी खूनी रहा है. While the years the BNP was in power were marked by political violence and vendetta. और वहीं दूसरी तरफ जितने साल तक बीएनपी सत्ता में रही उन सालों में बहुत ज्यादा हिंसा और बहुत ज्यादा रिवेंज, वेंडेटा मतलब बदला, ये सब चीजें चलती रही. ठीक है. लास्टली, मिस्टर यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन शुड फैसिलिटेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट. बोल रहे हैं अंतिम जो उनके सामने चैलेंज होगा वो ये होगा कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए, एकदम तुरंत प्रभाव से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए. Only an elected government with popular legitimacy can steer the country out of the troubles it is in today. बोल रहे हैं केवल एक चुनी हुई सरकार जिसके पास में बहुमत हो, जो जनता में जिसके हक में विश्वास हो कि हाँ यही एकमात्र सरकार है जो अब हमारे इस देश को इन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है. The success of Bangladesh's uprising is dependent on the will and the ability of country's new rulers to tackle these challenges. बोल रहे हैं इस समय बांग्लादेश की सफलता किस चीज की? उत्थान, पतन से उत्थान की तरफ की जो सफलता है, जो सफर है, वो पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर करेगी? देश के नए शासकों के ऊपर निर्भर करेगी कि वो इन मुश्किल परिस्थितियों को किस तरीके से डील करते हैं, इन चैलेंजेस से कैसे जूझते हैं. तो ये था पैसेज. बांग्लादेश की करंट सिनेरियो में जो करंट सत्ता आई है उसके आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और मिस्टर यूनिस जिनको इस वक्त शपथ दिलाई गई है इस चीजों को स्थिर करने की, उनके आगे क्या क्या चैलेंजेस है और उनके ऊपर लोगों का विश्वास किस तरीके का है, इसके ऊपर ये सारा पैसेज था. What is the tone of the passage? जाहिर सी बात है कंसर्न्ड है, चिंताजनक है, अर्जेंट है, पॉजिटिव और होपफुल फिलहाल तो नहीं दिख रही. ये जरूर है कि मिस्टर यूनुस एक विश्वास पात्र है जितनी भी पार्टीज कंसर्न्ड है उनके, लेकिन वो पूरी तरीके से सब कुछ हैंडल कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं. तो चिंताजनक है, ऑप्टिमिस्टिक होपफुल नहीं है, न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनडिफरेंट डिटैच नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए भी और बांग्लादेश की जनता के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग कंसर्न है. ठीक है. तो ऑप्शन ए अर्जेंट एंड कंसर्न इज करेक्ट. Which of the following best explains the immediate challenges faced by Mohammad Yunus as he takes charge of Bangladesh interim government? बोल रहे हैं उनके सामने सबसे पहले चैलेंज क्या आने वाला है. तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, वायलेंस को रोकें, हिंसा को रोकें. राइट. The need to restructure the state bureaucracy to make it more efficient. देखो जितने भी उनके सामने चैलेंजेस है उसमें ब्यूरोक्रेसी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया. पैसे तो ब्यूरोक्रेसी सबसे बात की बात है कि ठीक है सरकार होगी तभी तो ब्यूरोक्रेसी काम करेगी. हालांकि होना ये चाहिए कि कोई भी सरकार नहीं है उस स्थिति में ब्यूरोक्रेसी काम करती रहे, बट होगा उनकी लचर होगी थोड़ी, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी इतनी स्टेबल, अपने आप फैसले लेने में सक्षम नहीं होगी. ठीक है. तो लेकिन इस वक्त पे क्या है, ब्यूरोक्रेसी को रिस्ट्रक्चर करना उनका काम नहीं है. उनका काम इस वक्त पे द नेसेसिटी टू कर्ब वायलेंस एंड रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द नेशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What does the passage suggest about the impact of violence on minority communities in Bangladesh? बोल रहे हैं पैसेज का क्या प्रभाव, पैसेज में क्या प्रभाव बताया गया है जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर वायलेंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है. तो जाहिर तौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है ना. प्रोजेक्टेड वायलेंस एक तरीके से. Minority communities have remained unaffected by the chaos in the country. Incorrect है. The interim government has effectively protected the minority communities. Incorrect है, वो अभी तक तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मिस्टर यूनुस ने आते ही गुहार जरूर लगाई है. स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को मेंशन करके नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वायलेंस को बंद करो, चीजों को शांत करो. ठीक है. और उम्मीद है क्योंकि स्टूडेंट्स भी उनको अपना हितैषी मानते हैं, तो उम्मीद है कि वायलेंस थोड़ा कम होगा. बट किसी भी वायलेंस में जब एक्सट्रीमिज्म घुसता है तो उसको शांत करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका पर्पस कोई भी
वैलिड पॉइंट नहीं होता उनका, कोई उनके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं होता, वो बस अपनी खुन्नस निकाल रहे होते हैं, अपना जो उनका अंदर का गुस्सा है, अपनी नफरत है, वो बाहर निकालने का मौका ढूंढ रहे होते हैं, राइट। माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैव सपोर्टेड द वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट, इनकरेक्ट है। द वायलेंस हैज स्पेसिफिकली टारगेटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड देयर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following can be inferred about Mr. Yunus' position as the head of the interim government? Mr. Yunus का इस वक्त क्या स्थिति है इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के तौर पर? तो उनके काफी चैलेंजेस हैं उनके सामने जो उनको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मिस्टर यूनुस हैज पॉलिटिकल मशीनरी नेसेसरी टू गवर्न बांग्लादेश इफेक्टिवली, इनकरेक्ट है, उनके पास ऐसी कोई मशीनरी इस वक्त मौजूद नहीं है। Mr. Yunus' administration is likely to face challenges in maintaining military neutrality, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे पहला चैलेंज उनके पास में यही है कि मिलिट्री अपने बंकर्स में रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। Mr. Yunus' administration should aim to facilitate dash at the earliest to ensure political stability in Bangladesh, तो सबसे पहला काम उनका, सबसे जल्दबाजी में इमीडिएट करने वाला काम क्या होगा? उनका इमीडिएट करने वाला काम होगा कि फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाया जाए, राइट। मिलिट्री कंट्रोल ओवर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकरेक्ट है। मिलिट्री का तो वो किसी तरीके का कंट्रोल नहीं चाहेंगे, राइट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टारगेटिंग द मिडिल क्लास, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तभी आएंगी जब एक सरकार होगी, एक ट्रू लेजिटिमेट सरकार होगी, चुनी हुई सरकार होगी जिसके ऊपर जनता का भरोसा होगा, तो वो तभी आ सकते हैं। उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। It is generally dash that the methodology of teaching learning is the concern of teachers only, आम तौर पे it is generally मतलब आम धारणा है, आम तौर पे ये माना जाता है या ये आम धारणा है कि जो टीचिंग लर्निंग का जो मेथड है वो बेसिकली टीचर्स से कंसर्न रखता है, टीचर्स के लिए, टीचर्स के से जुड़ा हुआ है। लर्नर्स हैव डैश और नथिंग टू डू विद इट, लर्नर्स का इसमें कोई हाथ नहीं है, इससे कोई योगदान नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। द टीचिंग लर्निंग डैश आर कंसर्न्स ऑफ लर्नर्स एज वेल, तो टीचिंग लर्निंग क्या है? मेथड्स है, तो टीचिंग लर्निंग मेथड्स जो है वो लर्नर्स से भी जुड़े हुए हैं। Knowing and understanding that how different subjects are taught are important for the learners of all subjects, ये जानना और ये समझना कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ये एक लर्नर भी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इट हैज़ मोर डैश फॉर लर्नर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लेकिन इसका ज़्यादा कंसर्न या ज़्यादा बेनिफिट किसके लिए होता है? फिजिकल एजुकेशन के लर्नर वाला। और फिजिकल एजुकेशन वो नहीं जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन वो वाला फिजिकल एजुकेशन नहीं बोल रहे हैं हम। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली जो चीजें करते हैं, सीखते हैं। When we talk about you as learners of physical education, we mean that you have actually participated in the subject area rather than dash studied it, तो खाली उसको पढ़ने के बजाय आपने एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी में उसके में पार्टिसिपेट किया है, वो बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इट इज जनरली डैश, फर्स्ट है बिलीव, बिलीव मतलब माना जाता है, विश्ड उम्मीद की जाती है, होप्ड उम्मीद की जाती है, प्लान्ड मतलब कुछ प्लानिंग की जा रही है, तो यहाँ पे बिलीव करने की बात है ना, माना जाता है। सो ऑप्शन ए आम धारणा है, ऑप्शन ए बिलीव दिस करेक्ट। लर्नर्स हैव डैश और नथिंग टू डू विद इट, लाइट, लाइट मतलब हल्का फुल्का, लिटिल थोड़ा सा, माइन्यूट अगेन थोड़ा सा, स्पार्स काफी कम, तो यहाँ पे लिटिल और नथिंग टू डू विद इट इज करेक्ट फॉर्म, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं या तो थोड़ा या बिल्कुल नहीं, वहां पे लिटिल आता है। सो इट इज लर्नर्स हैव लिटिल और नथिंग टू डू विद इट। द टीचिंग लर्निंग डैश ब्रेक्स, ब्रेक्स मतलब बीच में जो इंटरवल्स होते हैं, फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब तरीके, मेथड्स, मेथड्स मतलब अगेन तरीके, कस्टम्स मतलब अगेन फॉर्मल तरीके जो उनके हमारे परंपराएं हैं। बट यहाँ पे देखो फॉर्म्स मतलब भी तरीके हैं एंड मेथड्स भी तरीके हैं, बट हमने क्योंकि पहले मेथड्स की बात की है तो हम यहाँ पे मेथड्स ही यूज करेंगे, ऑप्शन सी मेथड्स इज करेक्ट। Knowing and understanding that how different subjects are taught are important for the learners of all subjects, but it has more dash for the learners of physical education, more reference, reference मतलब किसी चीज का संदर्भ, रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब उससे ताल्लुक रखना, कंसिस्टेंसी मतलब नियमितता,
और रेकरेंस, रेकरेंस मतलब बार बार किसी चीज का रिपीट होना, तो यहाँ पे वो रेलेवेंस रखता है फिजिकल एजुकेशन के लर्नर्स से, उनसे ज्यादा ताल्लुक रखता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. When we talk about you as learners of physical education, we mean that you have actually participated in the subject area rather than dash studied it merely. merely मतलब केवल, तो यहाँ पे इसी बात की बात करें ना कि केवल उसको पढ़ने के बजाय आपने एक्चुअल उस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. प्योरली, प्योरली मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से. हार्डली मतलब बामुश्किल ही. एंटायरली मतलब अगेन पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से, तो यहाँ पे मियरली इज करेक्ट. द जीनी आस्क्ड अलादीन टू डैश अ विश. जब आप विश की बात करते हैं हिंदी में हम बोलते हैं कि मांगो जो मांगना है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है. जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो आइदर यू मेक अ विश और यू विश फॉर समथिंग. ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करे, जीनी ने उसको बोला कि मेक अ विश, अपनी इच्छा बताओ मुझे, अपने जो भी तुम्हारे मांगना चाहते हो मांगो. सो क्या आएगा, ऑप्शन सी मेक अ विश इज करेक्ट. You can be sentenced for trespassing on someone else's property. Trespassing का हमें मीनिंग बताना है. Trespassing का मतलब होता है बिना परमिशन के सीमा का उल्लंघन करना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करना. ठीक है, बिना परमिशन, विदाउट एनी परमिशन. ठीक है, सो कंस्पायरिंग अगेंस्ट अदर, दूसरे के अगेंस्ट साजिश करना. लिविंग विदाउट परमिशन, बिना इजाजत के चले जाना. शोइंग अनसेल्फिश डिवोशन, निस्वार्थ डिवोशन दिखाना, इनकरेक्ट है. एंटरिंग विदाउट परमिशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट. वी सेट अप ऑन द जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग. अब सेटअप करना मतलब होता है व्यवस्था करना. तो आप सुबह जल्दी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में आप जर्नी की व्यवस्था करोगे या आप जर्नी पे जाओगे. आप जर्नी पे जाओगे तो मतलब आप जर्नी की शुरुआत करोगे, दैट इज सेट ऑफ. ठीक है, ना कि सेटअप. वी सेट ऑफ ऑन द जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब अगेन किसी चीज की शुरुआत करना होता है, लेकिन आप जब जर्नी की बात कर रहे हैं तब आप सेट ऑफ बोलेंगे, सेट अबाउट नहीं बोलेंगे. सेट इन, सेट इन मतलब किसी अगेन किसी चीज की शुरुआत करना बट जो कि कंटिन्यू रहे. ठीक है, जिसके कंटिन्यू रहने की संभावना है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए सेट ऑफ इज करेक्ट. The wizard, while performing an item, accidentally set his own hat on fire and prompted the fire alarm to go on. जो फायर अलार्म होता है, जब वो सिग्नल स्टार्ट करता है तब वो गो ऑफ होता है, ना कि गो ऑन. ठीक है, विजर्ड जादूगर जब वो अपना एक्ट परफॉर्म कर रहा था तो एक्सीडेंटली उसके खुद के हैट में आग लग गई, जिसकी वजह से फायर अलार्म जो है वो गो ऑफ हो गया. ठीक है, तो वेंट ऑफ. द फायर अलार्म टू गो अवे, दूर चला गया. फायर अलार्म टू गो ऑफ यानी कि स्टार्ट होना, ऑप्शन बी इज करेक्ट. द फायर अलार्म टू गो अंडर, नीचे जाना, डूब जाना, दिवालिया हो जाना, इनकरेक्ट है. गो अबव, गो अबव का मतलब होता है किसी चीज को पार कर जाना, तो ये भी इनकरेक्ट है. ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. The upshot of the consultation with the doctor was an operation scheduled for the next week. Upshot मतलब होता है परिणाम. जो डॉक्टर के साथ में बातचीत हुई ऑपरेशन के शेड्यूल को लेके, उसका परिणाम ये हुआ कि ऑपरेशन जो है अगले हफ्ते हो गया. ठीक है, अब अपशूट का हमें एंटोनिम बताना है. अपशूट अगर परिणाम है, फाइनल आउटकम है, कंक्लूजन है, तो रिजल्ट भी कंक्लूजन है. एस्टिमेट अनुमान है. ब्लेम आरोप है. कॉज मतलब कारण है. ठीक है, किसी चीज का कारण बनना, किसी चीज के जिसकी वजह से एक्शन हो वो चीज शुरुआत करना. तो यहाँ पे ऑप्शन डी कॉज इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर अपशूट. रिमिशन, रिमिशन का मतलब होता है किसी चीज से मुक्ति पाना. अब इसका सिनोनिम क्या होएगा, पनिशमेंट मतलब सजा, सजा. पार्डन मतलब क्षमादान. रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन मतलब प्रतिशोध. ओवरलुक मतलब नजरअंदाज करना, अनदेखा करना. तो यहाँ पे जब आपको क्षमा मिल रही है, मुक्ति दे रहे हैं, तो पार्डन मतलब मुक्ति हुआ ना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढने हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड फाइंड आउट करना है. मे बी की स्पेलिंग करेक्ट है. ही wanted to make sure he didn't embarrass her. embarrass की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. embarrass के स्पेलिंग होते हैं EMBARRASS. ठीक है, embarrass नहीं होता. sure भी इनकरेक्ट है. embarrass ऑप्शन सी इज करेक्ट.
द स्टेट मीडिया हाउसेस प्रेजेंट डैश वोसिफरस व्यूज कंपेयर टू प्राइवेट मीडिया। अब हमें वोसिफरस का एंटोनिम बताना है। वोसिफरस का मतलब होता है बहुत ही जोरदार, बहुत ही आउटस्पोकन, जो दिल की बात है वो जुबान तक आ जाए, चाहे कड़वी लगे चाहे जैसी मर्जी लगे, पर एकदम करेक्ट। ठीक है, जो आपके दिल में, अब करेक्ट जरूरी नहीं है कि वो मॉरली या आइडियोलॉजिकली या दूसरों हर किसी के लिए करेक्ट होगा, बट आपके दिल में जो था वो आपने बोल दिया। ये नहीं कि दिल में मुंह में राम राम बगल में छुरा वाली बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम। तो वेसिफरस का मतलब क्या होता है, जो एकदम आउटस्पोकन है, लाउड है, राइट। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हल्का। असर्टिव, असर्टिव मतलब आत्मविश्वासी। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। बायस्ड, बायस्ड मतलब किसी पक्ष के फेवर में। और माइल्ड मतलब हल्का, इतना कठोर नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जहां पे वसीफरस में हमें फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, कठोर है वर्ड्स तो कठोर है, जो दिल में है वो जुबान पे है। तो माइल्ड मतलब क्या हुआ, हम सोच समझ के अगले को बुरा ना लग जाए ऐसे बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट हैज बीन यूजुअल अकरेंस फॉर अ फ्यू डेज नाउ, यानी कि ये बार बार कुछ पिछले कुछ दिनों से बार बार होने वाली घटना बन गई है। तो अकरेंस के यहाँ पे स्पेलिंग हमें बताना है करेक्ट। अकरेंस के करंट स्पेलिंग होते हैं OCCURRENCE। ठीक है, OCCURRENCE। ऑप्शन ए इज करेक्ट। I will take 2 hours to walk across. It will take 2 hours to walk across the forest. जब आपको फॉरेस्ट पार करना है तो आपको उसके बीच में से गुजरना है, राइट। तो उसके अंदर में से गुजरना है, दैट मीन्स यू नीड 2 hour टू वॉक अक्रॉस की बजाय क्या आएगा, वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। बिटवीन भी नहीं होगा, बिटवीन मतलब बिल्कुल बीचों बीच दो वस्तुओं के बीच में, राइट। ओवर, ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर से गुजरना, और अवे मतलब किसी चीज से दूर जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉक थ्रू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट अस अज्यूम दैट वी विल डू द जॉब ऑनेस्टली। चलो सोचते हैं, मान लेते हैं कि हम पूरी जॉब जो है ईमानदारी से करेंगे, पूरा जो काम है वो ईमानदारी से करेंगे। तो एज्यूम का सिनोनिम क्या हो गया, मान ला। मानना मतलब आपने सोचा, दिमाग में कुछ मान लिया ना, एज्यूम कर लिया, दिमाग में आपके चल रहा है कि चलो मान लो कि मेरे पास 4 करोड़ की गाड़ी है। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास 10 करोड़ का बंगला है, तो क्या मैं खुश हूं, राइट। तो ये मानना जो है वो आपके दिमाग में एक सोच है, राइट। तो गिव, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, थिंक मतलब सोचना, दैट इज एज्यूम करना मतलब क्या है, वो आपकी एक सोच है। ऑप्शन सी, सोचना इज करेक्ट, थिंक इज करेक्ट। अलाउ मतलब किसी चीज की अनुमति देना। ऑन इट्स लास्ट लेग, ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति में, जैसे कि बस अंतिम क्षण है, या ये अंतिम स्थिति है, इसके बाद में तो सारी चेन्स ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट वो लिंक है, कड़ी है। ऑन इट्स लास्ट लेग, लास्ट चॉइस, अंतिम चॉइस है। क्रीपिंग ऑन लेग्स, स्लो मूवमेंट, इन अ बैड कंडीशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Few people turned up to attend the tawdry promo of the movie. Tawdry मतलब बड़ा ही भड़काऊ, ठीक है, फ्लैशी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, गाउडी। गाउडी का मतलब है चमकदार। एलिगेंट, एलिगेंट मतलब शालीन, श्रेष्ठ एकदम। इंफीरियर, इंफीरियर मतलब घटिया। शोई मतलब दिखावटी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, एलिगेंट शालीन इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर टॉड्री। She could easily eat the dash बिरयानी by herself. अब बिरयानी, पूरी की पूरी बिरयानी की बात करें कि वो सारी खुद ही खा सकती है अकेले। हॉल, ये है हॉलवे वाला हॉल, जो बड़ा सा एक रूम होता है जहाँ पे कई लोगों ने उसको बॉल अरीना बनाया होता है, बॉल रूम बनाया होता है, वैसा कुछ हॉल होता है। ठीक है, बहुत बड़ा सा रूम, सेंटर जो होता है घर का। होल, होल मतलब छेद। ये हॉल है जो मिंत्रा का बैग हॉल आता है, शॉपिंग हॉल आता है, मीशो का शॉपिंग हॉल आता है, यानी कि जहाँ पे चीजें सस्ते दामों में मिल रही हैं, आप खरीदते जा रहे हैं बहुत सारी चीजें। होल यानी कि संपूर्ण, पूरी की पूरी, तो वो पूरी की पूरी बिरयानी खुद खा सकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। It feels like I made a promise of more than my ability when I promised to complete this worksheet in one day. ऐसा लग रहा है मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा प्रॉमिस कर दिया जब मैंने ये कह दिया कि मैं पूरी की पूरी वर्कशीट एक दिन में खत्म कर दूंगी, राइट। तो यहाँ पे जब आपने पूरी की पूरी वर्कशीट एक दिन में खत्म करने के लिए बोला, दैट मीन्स यू हैव
बाइटेड ऑफ मोर देन यू कुड च्यू, यानी कि जितना आपका मुंह चबा सकता है उससे बड़ा आपने बाइट ले लिया, राइट। बीट माई ब्रेन आउट इनकरेक्ट है। बाइट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।